नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है इस वक्त की। अल जवाहिरी मारा गया। अल कायदा का मुखिया अल जवाहिरी मारा गया। बड़ी खबर इस वक्त की। ड्रोन हमले में अल जवाहिरी मारा गया है। अल कायदा सरगना था। अमेरिका ने आतंक पर एक बार फिर बड़ी चोट की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया कि ड्रोन स्ट्राइक में अल कायदा सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया है। अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक कर इसे मार गिराया। 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल कायदा की कमान अल जवाहिरी संभाल रहा था। ओसामा के बाद अल जवाहिरी पर अब अमेरिका का आतंक पर बड़ा हमला। अल जवाहिरी को ड्रोन हमले में मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर। आतंक का सरगना अल जवाहिरी ड्रोन हमले में मार गिराया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी पुष्टि की है कि ड्रोन हमले में जवाहिरी को मार दिया गया है। अफगानिस्तान के काबुल में यह हमला हुआ था। यह हमला किया गया था अल जवाहिरी पर, आतंक पर, और इसकी पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। बताया मारा गया आतंक का सरगना अल जवाहिरी की मौत। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's. The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ओसामा बिन लादेन के खात्मे की तस्वीर है। आतंक का पर्याय बन चुके ओसामा बिन लादेन का भी इसी तरह कुछ इसी तरह खात्मा हुआ था। और दूसरी तस्वीर अल जवाहिरी की है। ओसामा बिन लादेन के बाद कमान संभाली अल जवाहिरी ने, और अब अमेरिका ने पुष्टि कर दी है कि ड्रोन हमले में अल जवाहिरी को भी मार दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की है। और ये दो तस्वीरें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से खबर है। हनुमानगढ़ में हालात अब सामान्य हो रहे हैं। चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में कर्फ्यू में अब ढील दी गई है। चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। आज से दोनों गांवों में स्कूल भी खुल रहे हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक स्कूल खुलेंगे। गोकशी विवाद में आज 7वें दिन यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि कर्फ्यू में अब ढील दी जा रही है। गोकशी विवाद, कर्फ्यू, लेकिन अब हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। हालात सामान्य हो रहे हैं। राजू रामगढ़िया मेरे सहयोगी हनुमानगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, क्या अपडेट? बिल्कुल, ये जो आज कर्फ्यू है जो चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में 7वें दिन लगा हुआ है और जिले में धारा 144 लागू है, मगर धीरे धीरे जो हालात है जो सामान्य होते जा रहे हैं। क्योंकि 3 दिन पहले जो है नेट बंदी थी, इंटरनेट को बहाल कर दिया गया, और जो 10 से 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है उसका भी आज तीसरा दिन है। और जो स्कूल इतने दिनों से बंद थे वो भी आज सुबह 10 से और 3:30 तक स्कूल भी खोल दिए गए हैं। कुल मिलाकर हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। और इस मामले में जो 6 आरोपी थे उनकी कल बता दो कि कल उनकी जमानत भी खारिज हो गई थी, और जो प्रदर्शनकारी थे उनकी 4 जनों की जमानत कल हो चुकी थी। फिलहाल अभी भी मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है, पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं, मगर फिर भी माहौल धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। और लग रहा है कि आज या कल तक बिल्कुल जो कर्फ्यू वहां से हटा दिया जाएगा, हालात जो है पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे। जी, आपकी बात हुई जिम्मेदार अधिकारियों से
पुलिस प्रशासन के आला अफसरों से क्या कह रहे हो हालात पूरी तरह से सामान्य होने को लेकर? जी, जिला कलेक्टर जो नथमल डिटेल है उनका ये कहना है कि कर्फ्यू में ढील दी गई थी, उसके बाद से बिल्कुल शांति है, तो लग रहा है कि अब हालात बिल्कुल सामान्य हो रहे हैं और संभावना है, उनका ये कहना है कि संभावना है कि आज या कल तक जो कर्फ्यू है पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। वही पुलिस अधीक्षक अजय सिंह है, उनका भी ये कहना है कि पहले हरियाणा के कुछ लोग आए थे, उपद्रव हुआ था, फिलहाल पूरी तरह से शांति है, हरियाणा सीमा पर निगरानी रखी जा रही है और उनका ये कहना है कि अगर कर्फ्यू हटा दिया जाता है तो फिर वहां नॉर्मल जाब्ता रहेगा, भारी जाब्ता तैनात नहीं रहेगा। कुल मिला के जो दोनों अधिकारियों को कहना है उनके हिसाब से जो बिल्कुल पूरी तरह से हालात सामान्य जिसको कहा जा सकता है 1-2 दिन में हो सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। राजू रामगढ़िया मेरे सहयोगी हनुमानगढ़ से फोन लाइन पर जुड़े। 10 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है और बताया भी जा रहा है कि 1 या 2 दिन में अब हालात सामान्य होने पर कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। एक और बड़ी खबर है जालौर से। जालौर में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने है। विमंदित पुनर्वास बालिका आवास में काम करने वाली महिला से रेप। महिला ने 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस कांस्टेबल सहित 3 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने आहोर थाने में शिकायत देकर यह आरोप लगाए। बड़ी खबर जालौर से महिला से दुष्कर्म का मामला। महिला ने आरोप लगाए हैं। आहोर थाने में मामला दर्ज करवाकर आरोप लगाए। 3 लोगों पर आरोप लगाया है दुष्कर्म का। जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर। विमंदित पुनर्वास बालिका आवास में काम करने वाली महिला से रेप। जालौर से बड़ी खबर। विमंदित पुनर्वास गृह में एक बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आहोर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला से दुष्कर्म का मामला जालौर में। श्याम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, पूरा मामला क्या है? देखिए सुमित, जिस तरीके से ये जो आहोर का मामला है, जहां पर मानसिक विमदा पुनरावास जो है वहां पर बच्चियां रहती है और वहां पर काम करने वाली एक जो महिला है उसने एक पुलिस कांस्टेबल सहित 3 अन्य लोगों पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया। ये जो दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने में जो चला रही है मानसिक पुनरावास बालिका आवास जो वहां की युवती है, उसके द्वारा ही उन लोगों को बुला करके उनके साथ बार बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। तो पीड़िता का ये आरोप है कि उसने मना किया तो उसके बावजूद भी उसकी जो है पीने के जो था उसमें कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिला करके बेहोश करके उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन सुमित, बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि 24 घंटे हो गए हैं पुलिस को, पीड़िता ने रिपोर्ट दी है लेकिन अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस का ये कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस के कुछ लोग ही इस पूरी घटना में शामिल है। पुलिस के लोगों पर ही आरोप लगने के बाद अब पुलिस कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रही है। ऐसे में पीड़िता ने साफ तौर से ये कहा है कि जो वहां पर वो काम कर रही थी इस दौरान इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं पीड़िता ने ये भी जिक्र किया है कि वहां पर बड़ी संख्या में जो है मानसिक बच्चियां रहती है और वहां पर उन बच्चियों के साथ भी इस तरीके की घटना का जिक्र उसने शामिल किया था। ऐसे में सुमित, निश्चित तौर से अब देखने वाली बात होगी कि पूरी घटना को लेकर पुलिस किस तरीके से एक्शन लेती है। लेकिन जो पीड़िता के बयान है वो पुलिस ने दर्ज कर लिए, लेकिन मामला अभी तक दर्ज नहीं किया। जी, मामला दर्ज नहीं किया है, अब तक बयान दर्ज कर लिए गए हैं। आरोपियों के बारे में क्या पता, कुछ पहचान, आरोपियों की शिनाख्त हो पाई, कोई पहचान निकल पाई इनकी, कौन थे आरोपी? देखिए सुमित, जिस तरीके से पीड़िता ने आरोप लगाए हैं वो आहोर क्षेत्र के ही लोग हैं, जिसमें एक कांस्टेबल है, उसने जिक्र किया है मुकेश, और एक तग्गाराम और एक अन्य जो युवक है उसका 3 लोगों का उसने नाम रिपोर्ट में बताया। और उसके अलावा जो महिला है संचालिका, उसका भी जिक्र है, वो उसका ही पूरा मेन रोल बताया जा रहा है कि संचालिका है महिला बालिकाओं की जो हॉस्टल है उसकी, और वो ही इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए बार बार उसके ऊपर दबाव बना रही थी और बार बार मना करने के बावजूद उसे नशीला पदार्थ पिला करके इस तरीके की दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन पुलिस के जो यहाँ के जालौर के कप्तान है हर्षवर्धन अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है
की पूरी घटना को लेकर हम जांच कर रहे हैं और उसके बाद में मामला दर्ज कर लिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर से बड़े सवालिया निशान पुलिस या कार्यप्रणाली पर खड़े होते हैं, तो वहीं दूसरा सिस्टम पर खड़े होते हैं कि इस तरीके से मानसिक जो पुनरावास बच्चों का है वहां पर विभागीय अधिकारियों ने आखिर जांच क्यों नहीं की। वहां पर इस तरीके की अगर घटनाएं चल रही थी तो इसको लेकर आखिर जो तमाम विभाग के अधिकारी है वो कहां पर बैठे थे। ऐसे में मामला उठा है तो उसके बाद आनंद फानंद में तमाम विभाग के अधिकारी आज मौके पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अगर समय रहते पहले पहुंचते किस तरीके की वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता। लेकिन सुमित, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से पीड़िता ने जो जिक्र किया है कि वहां पर मानसिक बच्चियां रहती है, उनके साथ भी इस तरीके की घटना हो सकती है। ऐसे में ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर अगर उन बच्चों के साथ भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी शुक्रिया श्याम, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है, जालौर से इस वक्त की एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 3 लोगों पर गंभीर आरोप इस महिला ने लगाए हैं। पुलिस कांस्टेबल सहित 3 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर दौसा से। दौसा के महवा में बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने है। 2 नाबालिग बच्चों के साथ क्रूरता का मामला सामने है। बच्चों के साथ मारपीट की गई। परिजनों ने इसके बाद महवा थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। महवा थाना क्षेत्र के खोरी गांव की घटना है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। भीलवाड़ा में होटल में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। होटल के कमरे में फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। ब्याजखोरों से ये युवक परेशान था। आत्महत्या से पहले इसने सुसाइड नोट लिखकर अपने परिचितों को भेजा। रवि खटीक उर्फ डेविड एक महिला को इसने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। खबर दौसा से है। दौसा में हाईवे पर बस और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। बस में सवार कई यात्री इस हादसे में घायल हो गए। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर स्लीपर कोच बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। सिकंदरा थाना क्षेत्र के दुब्बी के पास यह हादसा हुआ। हादसे में बस में सवार कई यात्रियों को चोटें आई हैं। हादसे में 2 घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जयपुर से भरतपुर की ओर यह बस जा रही थी। दुब्बी के पास हाईवे के किनारे खड़े ट्रेलर के पीछे ये बस जा घुसी। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान जैसलमेर पहुंचे। पूनिया के जैसलमेर पहुंचने पर जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पार्टी कार्यालय में पूनिया ने सभी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ संगठनात्मक बैठक की। इस दौरान हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से की खास बातचीत। देखिए, या तो उनके सोशल मीडिया जो देखते हैं उनको अपडेट नहीं है, लेकिन 2 घटनाएं हुई। एक में उन्होंने चिरंजीवी योजना के जरिए बीमा की घोषणा की। दूसरी श्री गंगानगर के अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की थी, जहां 5 बच्चे डूब के मरे। उनके बारे में मुआवजे का जिक्र नहीं था। अब यदि ये केवल लिपिकीय त्रुटि है तो बात अलग है, लेकिन ये मुख्यमंत्री के स्तर पर इतनी बड़ी त्रुटि होना और इसमें जो भ्रम पैदा होता है वो निश्चित रूप से समाज में एक तरीके का भ्रम पैदा करता है। तो वो स्पष्ट करना चाहिए कि सबको एक समान मुआवजा मिलना चाहिए। मिशन 2023 को लेकर राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी एक्शन में है। एक तरफ कांग्रेस सेवा दल के भरोसे चुनावी मैदान में उतरने की प्लानिंग कर रही है, वहीं बीजेपी अपने विस्तारकों को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। लक्ष्य एक ही है, मिशन 2023 में सफलता। सेवा दल के भरोसे कांग्रेस की सियासत, विस्तारक दिलाएंगे बीजेपी को सफलता। कांग्रेस दे रही कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, बीजेपी देगी विस्तारकों को विशेष ट्रेनिंग। मिशन 2023 को भेदने का लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान द्वारा सशक्त मंडल अभियान, सक्रिय बूथ समिति, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, इस अभियान को लेकर के और 2023 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, इसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण एक विस्तारक योजना हमने प्रारंभ है राजस्थान में की है। सुना आपने,
मिशन 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजस्थान में बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए पार्टी विस्तारक अभियान शुरू कर रही है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख और मंडल प्रमुख शामिल हैं, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाएंगे। बीजेपी इन विस्तारकों को 7 से 9 अगस्त तक सिरोही के नंदगांव में चलने वाले शिविर में विशेष प्रशिक्षण भी देगी और उन्हें सभी विधानसभा में नियुक्त करेगी। प्रदेश का एक प्रशिक्षण वर्ग, उसमें से जो चयनित कार्यकर्ता है उनका पूरे राजस्थान का एक वर्ग सिरोही जिले के नंदगांव में 7, 8, 9 अगस्त को लगाने जा रहे हैं। इनके माध्यम से हम प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ता भेजेंगे, कहीं 3 मंडलों पर, कहीं 2 मंडलों पर, कहीं विधानसभा में एक विस्तारक। ये हम विस्तारक योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। इधर कांग्रेस सेवा दल के सहारे अपनी सियासत साधने में जुटी हुई है। पार्टी ने प्रदेश में निचली इकाई के 18,820 पदाधिकारियों को सक्रिय कर दिया है और राज्य में सेवा दल के 8,62,000 नए सदस्य बना लिए हैं। पार्टी लगातार सेवा दल के सदस्यों को प्रशिक्षित कर रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि आगामी चुनाव में सेवा दल सदस्य उनकी नैया पार लगाएंगे। इस बार कांग्रेस सेवा दल को राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी के अंदर, अहम रोल के अंदर काम करना है और सरकार को वापस रिपीट करवाना है और इसी के तहत हम लगे हुए हैं। अभी हमारे ये 200 विचारक जो तैयार हो रहे हैं, ये विचारक हर विधानसभा के अंदर ये एक तरह से मुख्य प्रशिक्षक भी है, मुख्य विचारक भी है। विधानसभाओं में जाकर ये प्रशिक्षित करेंगे हमारे कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को, और उनको प्रेरित करेंगे कि आज के समय में जो परिस्थितियां चल रही है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का भाईचारा खतरे में है, उससे लड़ने के लिए अब सेवा दल ने कमर कस ली है। दोनों दलों ने मिशन 2023 को लेकर खुद को संगठनात्मक रूप से मजबूत करना शुरू कर दिया है। साथ ही दोनों दलों को उन छोटी पार्टियों का डर सता रहा है जो लगातार अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी हुई है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और एक और बड़ी खबर है, पुजारी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। फंदे पर झूलता हुआ पुजारी का शव मिला है। धौलपुर से बड़ी खबर, धौलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पुजारी की मौत, फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। मंदिर के पुजारी का शव मंदिर परिसर में लगे पेड़ पर शव लटका हुआ मिला। पुजारी का ये शव मिला, इसके बाद हड़कंप मच गया। सुबह मंदिर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सदर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव का ये पूरा मामला। बड़ी खबर, धौलपुर से संदिग्ध परिस्थिति में पुजारी का शव मिला है। पेड़ से लटका हुआ पुजारी का शव मिला, इस ग्रामीणों ने देखा और इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पुजारी की मौत किस कारण से हुई। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है। हरिवीर मेरे सहयोगी धौलपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिवीर, मामला क्या है पूरा? जी सुमित, मैं आपको बता दूं, ये सदर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास एक पहाड़ी है, उस पर एक मंदिर बना है। उस मंदिर परिसर की ये पूरी घटना है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में जो पुजारी है, मंदिर पुजारी है, वो फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला है। जो मंदिर परिसर है उसमें एक पेड़ लगा है, उस पेड़ पर ये फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। और जब सुबह जब ग्रामीण पहुंचे मंदिर दर्शन करने के लिए, तो ग्रामीणों को पता लगी कि मंदिर पुजारी का शव जो पेड़ पर लटका हुआ मिला है, तो उनमें जो पूरे गांव में हड़कंप मच गया, सनसनी फैल गई। तो उसके बाद में जो ग्रामीण थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जो सबको उतारकर मोर्चरी में रखवा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी के लिए। तो मंदिर परिसर में ही पुजारी का शव मिला, अब तक ये साफ नहीं हो पाया मौत किन कारणों से हुई और पुलिस ने शव को नीचे उतरवा लिया है। जांच पूरे मामले की जा रही है। धौलपुर से बड़ी खबर, फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला मंदिर के पुजारी का शव। मंदिर परिसर में ही लगे पेड़ पर पुजारी का शव लटका हुआ मिला। सुबह जब ग्रामीण पहुंचे मंदिर, तो उन्होंने शव को झूलता हुआ देखकर पुलिस को सूचना दी। सदर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव का एक पूरा मामला। बात छात्र संघ चुनाव से जुड़ी। 26 अगस्त को
छात्र संघ चुनाव करवाने की तिथि अब जारी कर दी गई है, लेकिन करीब एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक छात्र संघ कार्यालयों पर ताले नहीं लगे हैं। छात्र संघ कार्यालयों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ नोटिस देने तक ही इतिश्री करता हुआ नजर आ रहा है। नियमों के तहत शैक्षणिक सत्र खत्म होने के साथ ही छात्र संघ कार्यालयों के ताले लगा दिए जाते हैं, लेकिन कोरोना के चलते ना तो राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ कार्यालयों को बंद करने की जहमत उठाई और ना ही छात्र नेता पदाधिकारियों ने ताले लगाने की पहल की। उस सेशन के एंड में ये प्रक्रिया की गई और सेशन के स्टार्ट में भी इनको ये बताया गया कि भाई आपको ऑफिस खाली करना है, पर चूंकि कोविड पीरियड था सो दे वर लिटिल हेल्प ऑल्सो। तो स्टूडेंट इंटरेक्ट करता है अपने, जैसे आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर भी इस तरीके से ही कहा गया है कि अगर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो जल्दी बच्चे को समझ में आता है। तो उसी तरीके से बच्चे जो हैं इनसे संपर्क में रहते थे। टीचर्स के पास में इस तरीके की चर्चाएं करने के लिए थोड़े हेजिटेंट रहते हैं बच्चे, तो दे वर रियल हेल्प ऑल्सो। राजस्थान यूनिवर्सिटी समेत प्रदेश की यूनिवर्सिटीज के अंदर छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छात्र संघ चुनाव की तारीखों को लेकर के कई तरह का गतिरोध भी है, मगर आपको दिखाते हैं चुनाव की तारीखें लागू होने के साथ साथ ही जो है लिंगदो कमेटी की सिफारिशें जो है वो पूरी तरह से लागू हो जाती है। जो छात्र संघ कार्यालय है जहां पर अध्यक्ष समेत अन्य लोग बैठते हैं, उस दफ्तर का हम आपको नजारा दिखाते हैं। यह दफ्तर है जो कि वर्तमान में छात्र संघ की अध्यक्ष हैं पूजा वर्मा, उनका दफ्तर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरह के कार्यकलाप जो है वो यहाँ पर जारी है। पूजा वर्मा सहित तमाम और लोगों की उठ बैठ जो है वो यहाँ पर जारी है, जो कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। आमतौर पर यह होता है कि कार्यालय को जो है तय समय पर जो है ताला लगा करके सील बंद करके उन दफ्तरों को यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने कब्जे में लेता है, मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर चुनाव की तैयारियां जो है वो भी की जा रही है। एनएसयूआई के झंडे जो हैं आपको वो नजर आ रहे हैं, जो एक छात्र संगठन है उसके झंडे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो बाकी जो और लोग हैं वो यहाँ पर आपको आराम फरमाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो पूजा वर्मा के और सहयोगी लोग हैं, स्टाफ के लोग हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि वो जल्द से जल्द इस दफ्तर को जो है अपने कब्जे में लेंगे, लेकिन कब लेंगे? ये दफ्तर है जहां पर स्वागत का बोर्ड लगाया गया है। बड़ी बात यह है लिंगदो कमेटी की सिफारिशें जो है वो लागू हैं इस पूरे चुनाव के अंदर, और ये कहा गया है कि जो छात्र संघ के चुनाव है वो पूरी पारदर्शिता से कराने के लिए लिंगदो कमेटी की सिफारिशें जो है उसे लागू किया जाए। मगर लिंगदो कमेटी की सिफारिशों की धज्जियां साफ तौर पर उड़ती हुई राजस्थान यूनिवर्सिटी में नजर आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो अध्यक्ष समेत और लोगों के जो दफ्तर है उन दफ्तरों पर किसी तरह से कोई ताला लगा करके जो चाबी संभालने का काम, जो दफ्तर संभालने का काम यूनिवर्सिटी प्रशासन का होता है वो अभी तक नहीं हुआ है, जिसके चलते यहां पर लिंगदो कमेटी की सिफारिशों की धज्जियां साफ तौर पर उड़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।